2+2 बैठक नई दिल्ली में संपन्न। वैश्विक क्षेत्रीय घटनाक्रमों और साझा चुनौतियों पर भी हुआ विमर्श। इजराइल हमास संघर्ष सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी चर्चा। रक्षा, सुरक्षा, लॉजिस्टिक सहयोग और निवेश पर भी बातचीत। सह उत्पादन के आधार पर रक्षा औद्योगिक सहयोग को मिल रही है रफ्तार। उभरती तकनीक के आदान प्रदान और क्षमता विकास को लेकर भी हुई समीक्षा। दिल्ली में हुई बारिश, प्रदूषण से मिली राहत। ऑड इवन पर फैसला 20 नवंबर तक टला। पराली पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा जमीनी स्तर पर समाधान के नहीं हो रहे हैं प्रयास। मध्य प्रदेश में भाजपा शनिवार को जारी करेगी संकल्प पत्र। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया रोड शो। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी और शिवराज सिंह चौहान ने की चुनावी रैली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा विधेयक 2023 का मसौदा किया प्रस्तावित। कार्यक्रम और विज्ञापन प्रसारण दिशा निर्देशों के साथ बढ़ेगी पारदर्शिता। ओटीटी को सुव्यवस्थित करने का भी है प्रावधान। देश के औद्योगिक उत्पादन में दर्ज हुई 5.8% की वृद्धि। सितंबर महीने में एक साल पहले की तुलना में दर्ज की गई बढ़ोतरी। धनतेरस के साथ शुरू हुआ दीपावली का महोत्सव। बाजारों में लोगों ने खूब की खरीदारी। वोकल फॉर लोकल के लिए प्रधानमंत्री का एक बार फिर आह्वान। दीपावली पर दें आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बात। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता। पश्चिम एशिया की स्थिति पर साझा की अपनी चिंताएं। नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत अमेरिका के बीच 2+2 की 5वीं बैठक हुई। दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। दोनों देशों के नेताओं ने हिंद प्रशांत, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और यूक्रेन संघर्ष पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। वहीं दक्षिण विश्व और बहुस्तरीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ 2+2 की बैठक की। इसमें द्विपक्षीय मुद्दों, बहुपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सहयोग और दुनिया के नए भू राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा की। वहीं बैठक के दौरान भारत से मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप को जोड़ने वाले आर्थिक संपर्क गलियारे पर भी चर्चा हुई। The three set of things which came up for discussion, it included, of course, the developments in the Middle East. Both sides shared their perspective of their concern, how they look at the situation, where various elements of the developing situation, etc. India's position on this is well known to you. It also came up in discussion, and I think certain elements of how both sides look at the situation come. From India's perspective, we have always stood for a two-state solution, early resumptions of dialogue. दोनों पक्षों ने रक्षा और सामरिक मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। रक्षा प्रणालियों को मिलकर विकसित करने के जरिए रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही संयुक्त अनुसंधान के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर अत्यधिक बल देने के बारे में विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा F414 जेट इंजन निर्माण प्रगति पर भी समीक्षा हुई। This meeting will contribute to giving a momentum to the defense industry roadmap
which was recently finalized. We have a common vision of free, open and inclusive Indo-Pacific and a rules-based global order throughout the seas in this world. Our partnership is of critical importance to peace and stability in our immediate neighborhood, but also in other regions connected to us. अमेरिका ने भारत का संयुक्त समुद्री बल का पूर्ण सदस्य बनने के निर्णय का स्वागत किया। इस बहुपक्षीय बल का मुख्यालय बहरीन में स्थित है। इससे समुद्री सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक तंत्र इंडस एक्स की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों देशों के बीच सामरिक प्रौद्योगिकी भागीदारी तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इस वर्ष जून में इस तंत्र की शुरुआत हुई थी। दोनों ही देश के रक्षा मंत्रियों ने दीर्घकालिक संबंधों और समाधान को लेकर भी चर्चा की। The India-US bilateral relationship has seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security, and intelligence cooperation. Defense remains one of the most important pillars of our bilateral relationship. Your visit to India is at a time when India and US are closer than ever before. The strength of our partnership is rooted in the people-to-people ties that are the heart of our long-standing friendship. Together, our diplomats, entrepreneurs, and students are expanding our partnership in new domains, including clean energy, artificial intelligence, and semiconductors. Our increasingly strong ties give us all hope for the future of this partnership and for our common efforts toward a more secure world. दोनों ही देश G20 और क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों को भी साझा करते हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक की शुरुआत में एक साझा वैश्विक एजेंडा और शांति सुरक्षा की बात दोहराई। In the 2+2, we will undertake, as we have done before, a comprehensive overview of cross-cutting strategic defense and security ties, technology and supply chain collaborations, and people-to-people exchanges. Our meeting takes place even as we make rapid strides in all aspects of our bilateral agenda. Our trade is today in excess of $200 billion. FDI is rising in both directions. A key focus of our discussions today will be the Indo-Pacific region. As we all know, India and US are key members of the Quad, which is scheduled to meet at a leaders level early next year in India. We're harnessing together the power of innovation to make our economies more resilient and to make our communities more secure, while expanding inclusive economic opportunity in deploying clean energy at scale in our countries as well as across the region, and our joint research and exploration projects. We're deepening the remarkable ties between our people, which is really at the heart of everything. When Indians and Americans study together, work together, collaborate together, the possibilities for progress are infinite. दुनिया का सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत दोनों का सहयोग आर्थिक, रणनीतिक और रक्षा क्षेत्र में लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2+2 प्रारूप भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून के शासन में हमारा साझा विश्वास विभिन्न क्षेत्रों में हमारे पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को रेखांकित करता है। भारत अमेरिका साझेदारी वास्तव में वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत है। भारत अमेरिका के बीच 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर कहा कि हमने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर बात की। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं बहुत अधिक हैं और हम मजबूत रक्षा औद्योगिक संपर्क और सभी क्षेत्रों में लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करके सहयोग के नए रास्ते तैयार कर रहे हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की कड़ी आलोचना की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार अदालत के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा क्यों कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय आज दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। शहर में बारिश चाहे कभी भी हो, जाम से पटी सड़कें, अटे नालों और जल जमाव की हाय तौबा खबरों में घूमती रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लोग खुश नजर आए। बीते 10 दिन से दिल्ली की हांफती फूलती सांसों को राहत मिली। साफ हवा मिलते ही लोगों के जान में जान आई। लगभग 6 मिलीमीटर तक रेनफॉल दिल्ली में हमारे पास रियलाइज की गई है और इसके साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं और हल्की सी मध्यम बारिश रिपोर्ट की गई है। गुरुवार रात से शुरू हुई बारिश शुक्रवार को भी दिन भर जारी रही। राहत इतनी कि केजरीवाल सरकार को भी बच निकलने का रास्ता मिला। प्रदूषण पर चौतरफा घिरी केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन और एनसीआर टैक्सियों की दिल्ली में एंट्री बंद करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। अब दीपावली बाद बैठक में समीक्षा के बाद तय होगा कि 20 नवंबर के बाद ऑड इवन लागू हो या नहीं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो 13 तारीख से 20 तारीख तक ऑड इवन का निर्णय लिया था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर की समीक्षा करके और फिर सरकार आगे का निर्णय लेगी। वायु प्रदूषण और गैस चैम्बर वाली स्थिति की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की। दरअसल दिल्ली एनसीआर में धुंध और प्रदूषण के लिए भले ही कई कारक जिम्मेदार हों, लेकिन पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण में इसका हिस्सा 24% तक पाया गया है। अदालत ने केजरीवाल सरकार से ऑड इवन को लेकर भी सवाल किए। साथ ही कोर्ट ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की स्थिति को लेकर भी नाराजगी जताई। वहीं शीर्ष अदालत ने पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने घटनाओं को रोके जाने को जरूरी बताया। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि क्यों न धान की फसल ही पंजाब से चरणबद्ध तरीके से हटा दी जाए, उसकी पैदावार कम कर दी जाए। अदालत की सख्त टिप्पणी की ठोस वजह भी है। एक ओर पराली जलाने से वायु प्रदूषण की समस्या सामने आती है, तो वहीं पंजाब में भूजल स्तर तेजी से घट रहा है। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵੀ ਉਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ दालें। पंजाब की आबोहवा एनवायरमेंटलिस्ट के साथ बैठ के फैसला किया जाएगा। जब तक इसी तरह चलता रहेगा एडॉकिज्म, तो ये इसी तरह दिल्ली को भुगतना पड़ेगा। पंजाब के लोग पहले भुगत रहे हैं। बीते सप्ताह हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एनसीआर वायु गुणवत्ता प्रबंधन की समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी दी थी कि बीते साल के मुकाबले राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में 38% की कमी लाई गई है। वहीं पंजाब में इसको लेकर जागरूकता और सरकारी प्रयास का अभाव खटकता है। अगर नासा द्वारा ली गई एक तस्वीर को देखें तो पता चलता है कि पंजाब में पिछले 24 घंटे के दौरान लाइव फायर केस के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक खबर के मुताबिक 8 नवंबर को वायु प्रदूषण स्तर में 38% योगदान पराली जलाने से आया। इसी साल 15 सितंबर से 7 नवंबर की अवधि में पराली जलाने के कुल 24,695 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से 22,981 यानी 93% पंजाब में और 1,605 यानी 7% घटनाएं ही हरियाणा में हुई। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने लोगों को राहत जरूर दी है, लेकिन हर साल वायु प्रदूषण की समस्या और पराली जलाने की घटनाओं पर काबू पाना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पराली जलाने की गंभीर समस्या से निपटने के लिए पंजाब के 22 जिलों और हरियाणा के 11 जिलों में उड़नदस्ते तैनात किए गए। ये निर्णय कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक आपात बैठक के दौरान लिया गया। उड़नदस्ते में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM और राज्य सरकारों के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 8 नवंबर को वायु प्रदूषण में पराली जलाए जाने से होने वाले प्रदूषण का योगदान 38% था। 15 सितंबर से 7 नवंबर के बीच पराली जलाने की कुल 22,644 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से 93% पंजाब में और 7% हरियाणा में थीं। तो वहीं कैबिनेट सचिव ने पंजाब राज्य प्रशासन को पराली जलाने के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
इस पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय ने फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 3,333 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पंजाब को 1,531 करोड़ रुपए और हरियाणा को 1,006 करोड़ रुपए मिले। सुप्रीम कोर्ट ने 19 और 20 जून को पंजाब विधानसभा के सत्र को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अब राज्यपाल इस सत्र को वैध मानते हुए अपने पास लंबित बिल पर फैसला लें। कोर्ट ने कहा, विधानसभा सत्र की वैधता पर राज्यपाल की ओर से सवाल उठाना सही नहीं है। विधानसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लिहाजा सत्र को राज्यपाल द्वारा गैर कानूनी ठहराना संवैधानिक रूप से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका पर आदेश दिया है। पंजाब सरकार ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की ओर से विधानसभा से पास बिल को मंजूरी देने में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव प्रचार दिन पर दिन रफ्तार पकड़ रहा है। तेलंगाना में शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन रहा, तो वहीं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी और शिवराज ने चुनावी रैलियां की। भाजपा शनिवार को मध्य प्रदेश में अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 नवंबर को छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर रहेंगे। वो सरगुजा संभाग में बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने के साथ दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा में भी विशाल रैली को संबोधित करेंगे। चुनावी राज्यों में सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए वो नजर आए। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य सरकार की लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना के फायदे गिनाते हुए जनता से लखपति बहना योजना का वादा किया। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, उसके बाद अब बनाऊंगा लखपति बहना। अनूपपुर जिले के कोतमा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वोट के लिए लोगों को डराने धमकाने की कोशिश हुई तो फिर मामा का बुलडोजर तैयार है। उन्होंने 2018 के चुनाव के बाद 15 महीने तक चली कांग्रेस सरकार पर लाभकारी परियोजनाओं को रोकने का भी आरोप लगाया। वहीं सतना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। तो हम चाहते हैं आदिवासी बच्चे हिंदी पढ़े मगर अंग्रेजी भी पढ़े, कि जो सपना दूसरे लोग देखते हैं वो सपना आदिवासी भी देख पाए। इस बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज होने के साथ सियासी सरगर्मी भी परवान चढ़ रही है। जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 गायों की मौत का मामला उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रत्याशी फूट फूट कर रोते दिखे। उन्होंने विरोधी पार्टी के नेताओं पर गौ माता को जहर देकर मारने के आरोप भी लगाए। मेरी गौ माता ने बलि दे दी, मेरे 3 गोलियां हुआ थी, मैं रोया नहीं, मेरे को तोड़ दिया। मैंने तो पार्टी से टिकट नहीं मांगी थी, पार्टी ने सर्वे के आधार पे मेरे को टिकट दी। ये गौ सेवक है, समाज सेवी है, अरे मेरे पे गोली चलाते, मेरे को मारते थे, मेरी मां को मार दिया। हालांकि गौमाता पर सियासी पारा चढ़ता देख राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लोगों से छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा 2 रुपये किलो के हिसाब से गाय और भैंस का गोबर खरीदने का वादा किया। गाय भैंस का गोबर सब सरकार खरीदेगी, 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेगी, और जिससे जो है उससे खाद बनेगा, गोबर से खाद बनेगा, वो खेतों में काम आएगा। उधर तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने रोड शो किया। उन्होंने वारंगल में भी पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। कांग्रेस की गारंटी को झूठा बताते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी विफल हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और गरीबों का शोषण इनके डीएनए में है। एक सिक्के के 2 पहलू बीआरएस और कांग्रेस है। कांग्रेस लाओ, भ्रष्टाचार लाओ, बीआरएस लाओ, भ्रष्टाचार लाओ, कांग्रेस लाओ, परिवारवाद लाओ, बीआरएस लाओ, परिवारवाद लाओ।
बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी। इस नई सूची के साथ ही भाजपा ने तेलंगाना के लिए अब तक कुल 114 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इस बीच तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट से बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव चुनाव मैदान में हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने चंद्रयान गुंटा सीट से पार्टी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए घर घर जाकर प्रचार किया। तेलंगाना विधानसभा की सभी सीटों के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बीवाई विजयेंद्र को पार्टी की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायक विजयेंद्र येदुरप्पा को कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बीवाई विजयेंद्र कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदुरप्पा के बेटे हैं। विजयेंद्र राज्य में भाजपा युवा मोर्चा के प्रभारी थे और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। उनके पास पार्टी में युवाओं का नेतृत्व करने का अनुभव है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की घोषणा के बाद बीवाई विजयेंद्र को उनके पिता बीएस येदुरप्पा ने बधाई दी। हिमवीर यानी आईटीबीपी ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय गृह मंत्री ने देहरादून में हुए समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जब तक सीमाओं पर हिमवीर की निगहबानी में है, कोई भी ताकत भारत की 1 इंच भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। देश के नागरिक चैन की नींद तभी ले पाते हैं जब सैनिक अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष सरहद पर गुजारते हैं। ये वाक्य सटीक बैठता है आईटीबीपी के जवानों पर। मौका था देहरादून में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के परिसर में आयोजित 62वें स्थापना दिवस समारोह का, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अमित शाह ने परेड की सलामी ली। उन्होंने अपने संबोधन में आईटीबीपी के जवानों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि जब तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेना के जवान सीमा पर तैनात हैं, देश की 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं हो सकता। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, आईटीबीपी और सेना के जवान जब तक सीमा पर उपस्थित हैं, तैनात हैं, तब तक देश की 1 इंच भूमि को भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। इसका ट्रैक रिकॉर्ड है और मुझे विश्वास है मेरे हिमवीरों पर कि आपका शौर्य और बलिदान हमेशा देश की सीमाओं का सुरक्षा करता रहेगा। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक भारत चीन सीमा पर 4000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय होता था, लेकिन पिछले 9 वर्ष में यह बढ़कर 12,340 करोड़ रुपए हो गया। सीमावर्ती गांव के विकास पर बल देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उन्नत ग्राम योजना शुरू की है, जिससे कि सीमावर्ती गांवों से स्थानांतरण रोका जा सके। दरअसल योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिजली, सड़क, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 4,800 करोड़ रुपए बजट दिया है। वो सारी सुविधाएं सीमा के गांव में मिले, इसके लिए एक वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम बनाया है और उसके प्रथम चरण में 19 जिलों के 46 ब्लॉक और 662 गांव, जिसमें 1.5 लाख की आबादी है, इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का बजट देकर उनकी मिलने वाली बिजली, उनकी सड़क, वहां रोजगारी के साधन, वहां स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था, वहां शिक्षा की व्यवस्था और वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था को हमने चुस्त दुरुस्त करने का कार्यक्रम किया है। अमित शाह ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को स्थापना दिवस के साथ साथ दीपावली की शुभकामना दी। अमित शाह ने कहा कि कोई भी देशवासी जब भी दीपावली का दिया जलाता है तो एक दीप जवानों के नाम का भी होता है, क्योंकि हिमवीरों की वजह से ही हम अपने घरों में त्योहार मना पाते हैं। प्यारे हिमवीरों को कहना चाहता हूं कि आपकी सेवा, त्याग और बलिदान अनमोल है, इसका कोई मूल्य हो नहीं सकता और पूरा देश इसको सैल्यूट कर कर, सलाम कर कर उसकी समर्थन करता है।
अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद देश आतंकवाद पर पूरी तरह नियंत्रण में सफल रहा है। इतना ही नहीं, वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में भी 80% की कमी आई है। वीर जवानों के सम्मान में अमित शाह ने कहा कि आईटीबीपी की शुरुआत 62 साल पहले 60 डिवीजनों के साथ हुई थी, लेकिन आज 1 लाख हिमवीरों, 60 डिवीजनों, 16 सेक्टरों, 5 सीमांत और 2 कमांडो मुख्यालयों के साथ आईटीबीपी दृढ़ता के साथ उभरी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने चेन्नई में नव स्थापित सूचना भवन का आधिकारिक उद्घाटन किया। इस परिसर में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय और प्रकाशन प्रभाग के पंजीयक कार्यालय होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें एडीजी प्रसार भारती के इंजीनियरिंग कार्यालय भी होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय संचार ब्यूरो डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियानों का संचालन करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विज्ञापन विंग है। ये नीति उभरते मीडिया परिदृश्य और मीडिया उपयोग के बढ़ते डिजिटलीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने एवं जागरूकता जगाने के सीबीसी के मिशन में एक महत्वपूर्ण अभियान को चिन्हित करती है। ये नीति डिजिटल यूनिवर्स में विशाल ग्राहक आधार डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश विकल्पों के साथ मिलकर लक्षित तरीके से नागरिक केंद्रित संदेशों को प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक उन्मुख अभियानों में लागत दक्षता भी लाई जा सकेगी। हाल के वर्षों में दर्शकों के मीडिया उपयोग को देखते हुए इसमें डिजिटल क्षेत्र की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप देश भर में इंटरनेट, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। ट्राई के भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक जनवरी-मार्च 2023 के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में इंटरनेट की पहुंच 880 मिलियन से अधिक है और मार्च 2023 तक दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 1172 मिलियन से अधिक है। ये नीति सीबीसी को ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस में एजेंसियों और संगठनों को सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाएगी। हमने नई डिजिटल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी बनाई है। पहले जो हम डिजिटल एडवर्टाइजमेंट देते थे वो केवल न्यूज़ चैनल्स के जो न्यूज़ डिजिटल उनके जो वेबसाइट थी केवल उस पे देते थे। अब हम न्यूज़ चैनल्स के बियॉन्ड हम किसी भी चीज़ पे जिस पे कस्टमर जाता हो, जिस पे पब्लिक जाती हो, वहाँ पर जो है हम एडवर्टाइजमेंट अपना करेंगे। उसको इससे लिंक नहीं करेंगे कि न्यूज़ चैनल है या क्या है। अगर जैसे यूथ है वो अगर पॉडकास्ट पे जाते हैं या म्यूज़िक शोज़ पे जाते हैं तो वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे करेंगे। महिलाएं हैं अगर वो कुकरी शो में जाते हैं या किसी और शो में जाते हैं तो उधर करेंगे। तो हम जो हर तरह की वेबसाइट्स को, पॉडकास्ट को, म्यूज़िक के ऐप्स को, ओटीटीज़ को, इनको सबको हम जो है उनके कॉम स्कोर से उनके कितनी व्यूअरशिप है उसके हिसाब से उसके अंदर हम उनका चयन करेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 का मसौदा जारी कर दिया। इसे जनता के सामने सुझाव के लिए रखा गया है। जनता 30 दिन तक अपने सुझाव दे सकती है। इस मसौदे में देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक समेकित ढांचे का प्रावधान है। ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल ये हमने आज पब्लिक डोमेन में डाला है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है जो कि कई वर्षों से इसकी चर्चा होती आ रही है। आज जो हमारे एक्ट है, हम जो है एक केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट है जो 1985 का है, लगभग 40 साल पुराना है। बाकी जो हमारे जो हम पावर ड्रॉ करते हैं वो वायरलेस एक्ट है वो जो 1885 ब्रिटिश कालीन एक्ट है, और एक आईटी एक्ट है जो कि जिसमें हम डिजिटल मीडिया को हम रेगुलेशंस बनाते हैं। तो ये सबको हम एक उस पर लाएंगे, एक दायरे में लाएंगे। इसमें आज हमने पब्लिक डोमेन में डाला है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया की एजेंसीज हैं, सबसे हमारा अनुरोध है पब्लिक से कि इसके ऊपर अपने विचार अगले 30 दिन में दें, जिससे कि हम आगे इसको सुचारू रूप से ले जा सकें। देश के औद्योगिक उत्पादन में इस साल सितंबर में एक साल पहले की तुलना में 5.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को लेकर 4.5% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन में अगस्त महीने में 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जो कि 14 महीने के दौरान सबसे ज्यादा थी।
और एक बार फिर हम सुर्खियों पर नजर डालते हैं। भारत अमेरिका के बीच 5वीं 2+2 बैठक नई दिल्ली में संपन्न। वैश्विक क्षेत्रीय घटनाक्रमों और साझा चुनौतियों पर भी हुआ विमर्श। इजराइल हमास संघर्ष सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी चर्चा। रक्षा, सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स सहयोग और निवेश पर भी बातचीत। सह उत्पादन के आधार पर रक्षा औद्योगिक सहयोग को मिल रही है रफ्तार। उभरती तकनीक के आदान प्रदान और क्षमता विकास को लेकर भी हुई समीक्षा। दिल्ली में हुई बारिश, प्रदूषण से मिली राहत। ऑड इवन पर फैसला 20 नवंबर तक टला। पराली पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा जमीनी स्तर पर समाधान के नहीं हो रहे हैं प्रयास। मध्य प्रदेश में भाजपा शनिवार को जारी करेगी संकल्प पत्र। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया रोड शो। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी और शिवराज सिंह चौहान ने की चुनावी रैली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा विधेयक 2023 का मसौदा किया प्रस्तावित। कार्यक्रम और विज्ञापन प्रसारण दिशा निर्देशों के साथ बढ़ेगी पारदर्शिता। ओटीटी को सुव्यवस्थित करने का भी है प्रावधान। देश के औद्योगिक उत्पादन में दर्ज हुई 5.8% की वृद्धि। सितंबर महीने में एक साल पहले की तुलना में दर्ज की गई बढ़ोतरी। धनतेरस के साथ शुरू हुआ दीपावली का महोत्सव। बाजारों में लोगों ने खूब की खरीदारी। वोकल फॉर लोकल के लिए प्रधानमंत्री का एक बार फिर आह्वान। दीपावली पर दें आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बात। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता। पश्चिम एशिया की स्थिति पर साझा की अपनी चिंताएं। और खेल की खबरों में विश्व कप क्रिकेट के बीच आईसीसी की बड़ी कार्रवाई। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को किया निलंबित। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम आईसीसी के किसी भी आयोजन में नहीं ले सकेगी हिस्सा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला इनासियो डी सिल्वा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम पर चिंताओं को साझा किया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, हिंसा और नागरिकों की जान जाने पर गहरी चिंता जताई और स्थिति के शीघ्र समाधान के लिए ठोस प्रयासों का आह्वान किया। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की ब्राजील की अध्यक्षता की सफलता के लिए भारत के पूर्ण समर्थन की बात कही। उन्होंने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी बैठक के बाद सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और विस्तारित करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के साथ फोन पर अच्छी बातचीत हुई। हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर अपनी चिंताओं को साझा किया। हम भारत की G20 अध्यक्षता की सफलताओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे क्योंकि ब्राजील अगले महीने G20 की अध्यक्षता संभालेगा। भारत के लिए एक और ऐतिहासिक पल उस वक्त आया जब पीएम नरेंद्र मोदी का लिखा गया गाना एबंडेंस इन मिलेट्स शानदार है। और ये खबर अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि पूरे देश में दीपावली का पर्व शुरू हो चुका है। अयोध्या नगरी भी दीपोत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वहीं नवनिर्मित श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी जोरों पर है।
उपनिषदों में कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर जाइए। दीपावली भी अंधेरे पर प्रकाश की विजय का त्योहार है, जो हम सबको अंधेरे से उजाले की ओर जाने की प्रेरणा देता है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं, यानी दीपों का खास पर्व होने के चलते ही इसे दीपावली नाम दिया गया, जिसका मतलब है दीपों की अवली यानी पंक्ति। दीपावली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान राम रावण को हराकर और 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो नगर वासियों ने पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया। वहीं कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था, जिससे जनता में अपार हर्ष फैल गया और लोगों ने घी के दिए जलाकर खुशी मनाई। जबकि पौराणिक कथा के अनुसार दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। साथ ही समुद्र मंथन से आरोग्य देव धन्वंतरी और भगवान कुबेर भी प्रकट हुए थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। जबकि जैन धर्म की मान्यता के अनुसार 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी दीपावली को ही है। इसी तरह सिखों के लिए भी दिवाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसके अलावा 1619 में दिवाली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। हिंदुओं में इस दिन देवी लक्ष्मी के पूजन का विशेष विधान है। रात्रि के समय हर घर में धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी, विघ्न विनाशक गणपति और विद्या और कला की देवी सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। दरअसल दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। ये धनतेरस से शुरू होता है। धनतेरस का अर्थ होता है धन यानी संपत्ति और तेरस यानी 13वां दिन। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन इत्यादि खरीदते हैं। ये दिन भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन नरक चतुर्दशी मनाया जाता है, यानी जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस दिन लोग सूर्योदय के बाद नए कपड़े पहनते हैं और अपने घरों में और आसपास दीपक जलाते हैं। तीसरे दिन यानी अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा होती है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने बारिश और बाढ़ से लोगों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। 5वें दिन का त्योहार भाई और बहनों का है, जिसे भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की आगामी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अयोध्या में धार्मिक अनुष्ठानों और महोत्सव से संबंधित कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समय आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1008 कुंडीय हनुमत महायज्ञ और 14 जनवरी से 22 जनवरी तक रामकथा की अमृत वर्षा होगी, जिसके लिए वैदिक परंपरा के अनुसार भूमि पूजन किया गया और यज्ञ मंडप के लिए 5 आधारशिलाएं भी रखी गईं। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्हें अपने आशीर्वचन में कहा है कि भारत बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा। मैं श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं और सभी पूज्य संतों का बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार इस बार भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में बड़े ही भव्य और दिव्य तरीके से 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश चित्रकूट धाम तीर्थ परिषद द्वारा राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर में किया जा रहा है, जिसका विधिवत शुभारंभ संत महंतों के साथ बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मंडलायुक्त व डीआईजी चित्रकूट धाम भी रहे मौजूद। प्रथम दिन रामायण मेला परिसर में अनेक स्थानीय कलाकारों के साथ दिल्ली से आए कैलाश प्रिदुषा एवं उनकी टीम द्वारा अनेक भजन एवं भावपूर्ण नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई, जिसे देख पूरा परिसर भक्ति रस में डूब गया। उत्तर प्रदेश के और देश के इतिहास में पहली बार जब से मैं देख रहा हूं, इस तरह का भव्य दीपोत्सव पहली बार हो रहा है चित्रकूट की पावन धरा पर।
उत्तराखंड में भी धनतेरस की रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है। धनतेरस के अवसर पर आज सोने चांदी के गहनों और बर्तनों से लेकर सजावटी वस्तुओं की खरीदारी जोरों पर है। वोकल फॉर लोकल अभियान का रंग भी बाजार में देखने को मिल रहा है। छोटे बड़े व्यापारियों की दुकानों पर बिक रहे स्वदेशी उत्पाद लोग खूब पसंद कर रहे हैं। पौड़ी जिले के कोटद्वार शहर के बाजार में भी स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई हाथ से बनी वस्तुओं, लैंप, डिब्बे जैसी वस्तुओं की खूब खरीदारी की जा रही है। बाजारों में खासी चहल पहल है। लोग मिट्टी के दियों, फूल मालाओं से लेकर आभूषण और बर्तनों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। अभी मतलब मैंने क्राफ्ट बनाया है वेस्ट आइटम से, जैसे कि ये बॉटलें, ग्लास बॉटल्स जो होती है उनसे बनाया है। और बाकी मतलब यहाँ पे लिपन आर्ट से, जो कि मतलब इंडियन कल्चर के ही होते हैं, तो इस थीम से रिलेटेड बनाया है। जैसे दिवाली है तो दिवाली से रिलेटेड गणेश जी, मतलब इन सब चीज़ों को मैंने शो करा है। इंडियन कल्चर दिवाली करते हैं। हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि हम जितने भी खरीदारी करें वो स्थानीय उत्पादों से, जिससे कि हम स्थानीय लोगों की, गरीब लोगों की कुछ मदद हो जाए। इससे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाजारों में धनतेरस की रौनक दिखाई दे रही है। विशेष तौर पर धान से बने आकर्षक झालरों की दुकानें सज चुकी हैं। धान की बालियों से एक से बढ़कर एक आकर्षक झालरें बाजार, शहर के चौक चौराहों में सज चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में धान से बने इन झालरों को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन लोग विशेष रूप से इसकी खरीदारी कर पूजा अर्चना करते हैं। दशहरे के बाद से ही किसान अपने परिजनों के साथ मिलकर इन झालरों के निर्माण में जुट जाते हैं। और इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा। धनतेरस के साथ आज दीपोत्सव पर्व यानी कि दीपावली की शुरुआत आज हो गई है। आज धनतेरस देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी के साथ आज छत्तीसगढ़ के सभी गलियों और बाजारों में एक खास चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये है धान से बनी बालियां और उससे कुछ बने आकर्षक चीज़ें जो यहाँ के बाज़ारों में दिखनी शुरू हो गई है। दीपावली के समय हर साल इस तरह के जो झालर हैं वो यहाँ पर सड़कों में दिखने के शुरू हो जाते हैं। देख सकते हैं ये धान से बनी कुछ झालरें हैं जो आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं धान की बालियाँ हैं जिसमें पिरोया गया है। काफ़ी मेहनत भरा ये काम रहता है, काफ़ी समय तक इसे जो है बनाया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है और ये बालियों को यहाँ पर बिक्री किया जाता है। हर साल जो है दीपावली में यहाँ पर इस तरह के बाजार लगते हैं और इस बार भी ये बाजार फिर गुलजार हो गए हैं। और दिवाली में अगर बात करें तो इसके विशेष महत्व रहते हैं। कैमरा पर्सन हेमंत साहू के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज़, रायपुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के इचलकरंजी में डीकेटीई के इंजीनियरिंग छात्रों ने पर्यावरण अनुकूल दीपावली मनाई। दिवाली की खुशी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिकल विभाग के छात्रों ने सोलर दिवाली के बैनर तले इस पहल की शुरुआत की है। ब्रिटिश उच्च आयोग ने अपनी ओर से सभी भारतवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि दीपावली पूरे विश्व में मनाई जाती है, इसलिए सभी की दिवाली सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल हो। नमस्ते। आप सबको ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। Diwali is a truly global event, celebrated in India, celebrated across the world, including in Downing Street and across the United Kingdom. That's why I would like to say, आपको आपके परिवार की दिवाली सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल रहें। भारत के लिए एक और ऐतिहासिक पल उस वक्त आया जब पीएम नरेंद्र मोदी का लिखा गया गाना एबंडेंस इन मिलेट्स को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। गाने का लोगों द्वारा ज़बरदस्त इस गाने को पसंद किया जा रहा है। गाने को ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला है। इसे फालू और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे गाने को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी नॉमिनेशन मिला है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली हो। इस गाने में मिलेट्स फूड यानी बाजरा की खेती और अनाज के तौर पर इसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। Flowing greens, golden
one gentle ray, awaken and arise, looking for sunrise. Millet swaying all around, once lost now found, nourishing body and soul. It's time to make us whole. और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को महादेव सट्टा ऐप कारोबार से जुड़े दुर्ग पुलिस के कांस्टेबल भीम सिंह यादव और उसके साथी असीम दास को कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी अब 24 नवंबर तक पुलिस की रिमांड में रहेंगे। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार संजय सिंह की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा खत्म होने के बाद 11.5 करोड़ पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए हैं। जिन लोगों ने भी अपने आधार कार्ड को अब तक पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, वो सरकार के इस सख्त एक्शन के दायरे में आ गए हैं। अब जो लोग भी अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक करना चाहते हैं, वो 1000 रुपए का जुर्माना भरकर इसे एक्टिवेट करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग को लेकर एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। आज भी राज्य जांच एजेंसी अनंतनाग के बिजबेहरा, जबालीपुरा और कश्मीर के अन्य जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इससे पहले भी बुधवार को एजेंसी ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में जबरदस्त हिमपात हुआ है। आज हुई ताजा बर्फबारी से सब कुछ सफेद चादर से ढक गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के कोकसर क्षेत्र में भी ताजा बर्फबारी हुई है। प्रयागराज में धन्वंतरी जयंती के अवसर पर पवित्र संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए लोगों का हुजूम देखने को मिला। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। आज आयुर्वेद दिवस है। आयुर्वेद के विषय में सभी को जागरूक करने के लिए आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस लगभग 100 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है हर दिन सबके लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद स्वस्थ जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद हमारा प्राचीन ज्ञान है जो स्वस्थ जीवन प्राप्त करने में उपयोगी है। वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस का उद्देश्य आयुर्वेद और उसके अद्वितीय उपचार सिद्धांतों की शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ 3 मूल तत्व होते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत वात, पित्त और कफ के संतुलन पर आधारित है। त्रिदोष के असंतुलन से ही शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में रोगकारक तत्वों को शरीर से बाहर कर त्रिदोष को संतुलित कर उपचार किया जाता है। आयुर्वेद जीवन शैली संबंधित रोगों, त्वचा रोग, श्वसन रोग और कई अन्य गंभीर रोगों के इलाज में कारगर है। आयुर्वेद में उपचार के लिए शोधन, शमन, पथ व्यवस्था, निदान, परिवर्जन, पंचकर्म और रसायन का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के कई लाभ हैं। इसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता मिलती है। साथ ही व्यक्ति का जीवन दीर्घायु बनाने में सहायक है आयुर्वेद। इसमें सकारात्मक संबंध और सामाजिक व्यवहार भी शामिल हैं। आयुर्वेद में प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति की पहचान व आधार पर इलाज किया जाता है। आयुर्वेद उपचार पद्धति से व्यक्ति की प्रकृति में दैनिक संतुलन लाने में सहायता मिलती है। आयुर्वेद में व्यक्ति की दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में आहार, व्यायाम, हर्बल उपचार, मालिश और ध्यान का विशेष महत्व है। आयुर्वेद में उपचार होता है, साथ ही ये जीवन जीने का ऐसा तरीका सिखाता है जिससे जीवन स्वस्थ और खुशहाल होता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र ने श्रीलंका फाउंडेशन में 8वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर एमेरिट्स प्रोफेसर HAS अरियावांसा को आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान क्षेत्र के कई विशेषज्ञों ने आयुर्वेदिक और स्वदेशी चिकित्सा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की। इस अवसर पर श्रीलंका के स्वास्थ्य सचिव S जनक श्री चंद्रगुप्त ने कहा कि सार्वजनिक
और पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में आयुर्वेद का दायरा व्यापक है। Ayurveda is one of the most ancient and holistic approaches of medicine globally. Ayurveda is not just a medical practice. It has a wider scope and covers various aspects of public and environmental health too. वहीं श्रीलंका में भारत के उप उच्चायुक्त डॉक्टर सत्यंजल पांडे ने कहा कि आयुर्वेद भारत और श्रीलंका के बीच साझा विरासत का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद 5000 वर्षों से अधिक पुराना एक प्राचीन विज्ञान है जो लोगों को लंबा, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। The cooperation between India and Sri Lanka on Ayurveda and indigenous sciences is not new. Ayurveda, read as indigenous medicine, is a part of our common heritage of India and Sri Lanka. Ayurveda is a science commended by many scholars, is to be the oldest, with ranging over 5,000 years. It prescribes a holistic approach to health, designed to help people to live long, healthy, balanced life. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने सख्त कदम उठाते हुए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आईसीसी का ये फैसला श्रीलंकाई संसद की तरफ से गुरुवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने के बाद आया है। प्रस्ताव में श्रीलंका क्रिकेट को बर्खास्त करने की मांग की गई थी, जिसका सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों ने समर्थन किया। आईसीसी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि श्रीलंका क्रिकेट एक सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का गंभीर उल्लंघन कर रहा है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि शासन या प्रशासन में कोई सरकारी हस्तक्षेप न हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।